नमस्कार दोस्तों, शिक्षालय के मंच पे आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और रोज़ प्रतिदिन की भांति मैं पुनः दैनिक घटना चक्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण घटनाओं या समाचारों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज 24 जुलाई की महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं या समाचार है उसका एक संक्षिप्त विवरण में यहाँ उपलब्ध करा रहा हूं। तो ये क्वेश्चन आंसर सीरीज के रूप में रहेगा और जिसके बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ एक बात मैं कह देना उचित समझता हूँ कि जो ये पूरा क्वेश्चन आंसर के रूप में जो फॉर्मेट में जो ये आप लोगों को जो चर्चा मैं करूँगा उसका पूरा PDF फाइल शिक्षालय के टेलीग्राम लिंक पर उपलब्ध रहेगा, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की शुरुआत हम लोग करते हैं दैनिक घटना चक्र का 24 जुलाई के महत्वपूर्ण घटना चक्र के बारे में। तो आज का पहला सवाल है कि पाकिस्तान के क्वेटा शहर में 200 वर्ष पुरानी श्री गुरु सिंह गुरुद्वारा को 73 साल बाद 73 ईयर्स यानी कि 1947 के बाद सिख समुदाय को सौंपा गया है। यह गुरुद्वारा पाकिस्तान के किस प्रांत में है? तो इसका उत्तर है कि यह गुरुद्वारा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। आंसर ए, इसका आंसर ए होगा, ये ए होगा, बलूचिस्तान प्रांत में है। और इस गुरुद्वारे का जो 1947 से इसका एक स्कूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा था। और वहाँ के न्यायपालिका के हस्तक्षेप से सिख समुदाय को यह गुरुद्वारा उपलब्ध कराया गया है। और यहाँ उल्लेखनीय है कि जो बलूचिस्तान में लगभग 2000 सिख परिवार रहते हैं, 2000 सिख परिवार रहते हैं, है ना। तो उसके लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है सिख परिवारों के लिए कि उनके लिए पूजा अर्चना के लिए गुरुद्वारा उनको वहाँ मिल गया है। अब दूसरा सवाल आज का है कि भारत सरकार ने किस देश के साथ फिश प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना के लिए एक समझौता किया है? तो ये समझौता भारत की सरकार ने मालदीव के साथ किया है। यहाँ आंसर सी होगा, मालदीव के साथ भारत सरकार ने फिश प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना का समझौता किया है। और यह समझौता इसकी जो रूपरेखा तैयार हुई थी वो दिसंबर 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के बीच एक समझौता हुआ था, एक बातचीत हुई थी। उसी के आधार पर यह समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है और भारत मालदीव के साथ फिश प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने का एक समझौता कर लिया औपचारिक रूप से, है ना। अब अगला सवाल है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के फोर्ब्स अरबपति की सूची में कौन सा स्थान पे हैं? यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका स्थान अब 2 पायदान ऊपर उठ के 5वें स्थान पे चले गए हैं। वो 5वें स्थान पे चले गए हैं मुकेश अंबानी। और ये जो मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति अब 7.5 अरब डॉलर यानी कि 5.57 लाख करोड़ रुपए मुकेश अंबानी की संपत्ति है। ये महत्वपूर्ण है और वे विश्व में 5वें स्थान पर चले आए हैं। प्रथम स्थान पर अमेज़न के जेफ बेजोस हैं जिनकी कुल संपत्ति 185.8 अरब डॉलर की है। दूसरे स्थान पर बिल गेट्स है, माइक्रोसॉफ्ट के, आप लोग जानते हैं, 113.1 अरब डॉलर के साथ। तीसरे स्थान पर बर्नार्ड फैमिली है LVMH के,
उनके पास 112 अरब डॉलर की संपत्ति है। और चौथे स्थान पर मार्क जुकरबर्ग हैं, जिनकी संपत्ति 89 अरब डॉलर है। और एक महत्वपूर्ण और है इसमें उपलब्धि की, रिलायंस ग्रुप का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एम कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन 13 लाख करोड़ का हो गया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस ग्रुप का 13 लाख करोड़ का हो गया। ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है रिलायंस ग्रुप के लिए। अब हम लोग अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में वालमार्ट आप लोग जानते हैं रिटेल सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है। वालमार्ट इंडिया जो उसका इंडिया का जो कंपनी थी वालमार्ट इंडिया, उसका अधिग्रहण किसने किया है? वालमार्ट इंडिया का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? तो इसका उत्तर होगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने वालमार्ट इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है। और इस अधिग्रहण के बाद जो फ्लिपकार्ट जो है वो भारत के होलसेल मार्केट में अपना बिजनेस विस्तार करना चाह रही है। होलसेल मार्केट में अपना बिजनेस विस्तार किया। और कहा जाता है कि भारत का होलसेल मार्केट लगभग 650 अरब डॉलर का है। 650 अरब डॉलर का है। और फ्लिपकार्ट इसमें अपना किस्मत आजमाएगी और इस होलसेल मार्केट के माध्यम से वो अपना व्यापार का विस्तार करेगी। अगला सवाल है कि चीन द्वारा हाल ही में किस ग्रह के लिए अपना एक मिशन भेजा गया है? तो चीन द्वारा मंगल ग्रह के लिए अपना एक मिशन भेजा गया है। और ये मंगल ग्रह के लिए भेजे जाने वाला मिशन है ये चीन का अपने सबसे मजबूत रॉकेट, जिसका नाम है लॉन्च मार्च 5। उसके माध्यम से चीन ने इसको मंगल ग्रह पर अपने एक मिशन को भेजा है। और ये जो रॉकेट है वो लगभग फरवरी महीने 2021 में मंगल की सतह पर पहुंचेगा। फरवरी 2021 में मंगल की सतह पर पहुंचेगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि बर्फ़ का पता लगाना, मंगल की सतह पर जो बर्फ़ है उसका पता लगाना। हालांकि ये चीन का पहला मंगल अभियान नहीं है। इससे पूर्व वो रूस की सहायता से एक मंगल अभियान कर चुका था 2011 में, जो कि सफल नहीं रहा था। और आप लोग जानते ही हैं कि भारत ने भी पिछले वर्ष एक मंगलयान के माध्यम से किया था, जो कि अंतिम स्टेज में जाकर असफल हुआ था। हालांकि भारत ने बहुत हद तक सफलता प्राप्त की थी, लेकिन हमारा जो लैंडर था वो लैंड करने के साथ वो लैंडिंग उसकी सही तरह से नहीं हो पाई थी, जिस कारण वो लैंडर मंगल के सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो चलिए कोई बात नहीं, भारत पुनः इसके लिए प्रयास कर रहा है। और आप लोग को मैंने बताया भी था पिछले क्लास में कि संयुक्त अरब अमीरात ने भी इसी हफ्ता एक मंगल मिशन लॉन्च किया है। संयुक्त अरब यूएई ने मंगल मिशन लॉन्च किया है। और अगले सप्ताह अमेरिका द्वारा भी, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा भी एक मंगल मिशन लॉन्च करने का प्रस्ताव है, यानी योजना है। अमेरिका भी एक मंगल मिशन लॉन्च करेगा। ठीक है, तो हम लोग अगले सवाल पे अब बढ़ते हैं कि सिंगापुर की सरकार ने किस भारतवंशी, यानी कि भारत के डायस्पोरा में रहने वाले, यानी भारत से संबंध रखने वाले नर्सिंग ऑफिसर को कोरोना वायरस संक्रमण में अग्रणी मोर्चे पर मुकाबला करने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है। बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है सिंगापुर के लिए, सिंगापुर का राष्ट्रपति पुरस्कार है। तो यहाँ उस कोरोना वॉरियर्स का नाम है कला नारायण स्वामी को सिंगापुर की सरकार ने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है। 5 लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है वहाँ के, जिसमें कला नारायण स्वामी भी शामिल है। ये जो कला नारायण स्वामी हैं वो सिंगापुर के वुडलैंड हेल्थ कैंपस में नर्सिंग विभाग के डिप्टी डायरेक्टर उप निदेशक के पद पर हैं। और सिंगापुर सरकार द्वारा बताया मैंने कि 5 व्यक्तियों को इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था, जिसमें कला नारायण स्वामी का भी नाम है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है
भारतवंशी के लिए। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने हांगकांग के 2 सरकारी अधिकारियों का वीज़ा रद्द कर दिया? महत्वपूर्ण घटना चक्र है कि हांगकांग अभी काफ़ी चर्चा में भी है, और वहाँ किस देश की सरकार ने वहाँ के 2 अधिकारियों का वीज़ा रद्द कर दिया? तो यहाँ उत्तर होगा ताइवान की सरकार ने। आंसर डी होगा, ताइवान की सरकार ने हांगकांग के 2 अधिकारियों का वीज़ा रद्द कर दिया। अब यहाँ महत्वपूर्ण है, देखिए हांगकांग की जो स्थिति है, हांगकांग चीन का अधिकार वाला क्षेत्र है, और लेकिन उसे कुछ स्वायत्तता प्राप्त है। वो एक चीन के अधिकार वाला एक स्वायत्त क्षेत्र है, और हाल ही में चीन ने वहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया है 1 जुलाई को। अब चीन द्वारा जो ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया गया है, इसके कारण वहाँ की स्वायत्तता का जो है वो खतरा में पड़ गया है। वहाँ के नागरिकों या गैर नागरिकों की स्वायत्तता जो हांगकांग को मिली हुई थी, उस पर थोड़ा पाबंदी लगाने का प्रयास चीन के द्वारा किया गया है। अब इसका विरोध ताइवान सहित दुनिया के अधिकांश देश कर रहे हैं। ताइवान सहित दुनिया के अधिकांश देश कर रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि चीन और ताइवान के बीच काफ़ी विवाद रहा है, और चीन जो है ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है, जबकि ताइवान अपने आप को स्वतंत्र मानता है। इस पर भी दोनों देशों में काफ़ी विवाद है। तो ताइवान ने सबसे पहले चीन के इसका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किए जाने का विरोध करते हुए हांगकांग के 2 अधिकारियों का वीज़ा रद्द कर दिया। अब आप लोग को हांगकांग के इतिहास के बारे में थोड़ा बताएं तो हांगकांग जो पहले ब्रिटेन के अधीन था, और जिसे चीन को वर्ष 1997, आज से 23 साल पहले, चीन को ब्रिटेन ने हस्तांतरित कर दिया। वहाँ पे चीन का अधिकार है, लेकिन वो स्वायत्त क्षेत्र है, वहाँ निर्वाचन होता है। और देखिए समस्या का जड़ वहाँ का पिछले वर्ष हुए निर्वाचन ही है। विगत वर्ष जो निर्वाचन हुआ था उसमें हांगकांग में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की पराजय हुई थी, चीनी समर्थित कम्युनिस्ट पार्टी की पराजय हुई थी, जिसके कारण चीन को लग रहा था कि वहाँ से उसकी पकड़ कमज़ोर हो जाएगी। और इसी कारण चीन ने विगत 1 वर्षों से वहाँ की स्वतंत्रता प्राप्त के लिए जो आंदोलन चल रहे थे उसको दमन करने का प्रयास कर रहा है, जिसका पूरे विश्व में विरोध प्रदर्शन का समर्थन पूरे विश्व द्वारा किया जा रहा है। लेकिन चीन इस विरोध प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रहा है, और स्थानीय जनता के जो उनकी स्वाधीनता की मांग है उसको दबाने के लिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून चीन के द्वारा लाया गया है। अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो चीन के द्वारा लाया गया है, तो इससे वहाँ के नागरिकों या गैर नागरिकों को कई तरह के अधिकार में कटौती हो जाएगी, जैसे उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। अगर वे लोग सरकार का विरोध करते हैं तो उनको गिरफ्तार करने का अधिकार उन्हें मिल जाएगा, उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा देने का अधिकार मिल जाएगा जो लोग सरकार का विरोध करते थे। इस तरह का कई महत्वपूर्ण अधिकार चीनी सरकार को प्राप्त हो जाएगा, और जिसका व्यापक विरोध हांगकांग में हो रहा है, साथ ही इसका पूरे विश्व में भी विरोध किया जा रहा है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आज का, विश्व डोपिंग रोधी संस्था जिसको वाडा हम लोग कहते हैं, उसने भारत के यानी देश के राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला जो हमारे देश के खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट करता है, उस प्रयोगशाला को पुनः एक बार निलंबित कर दिया। कितने समय के लिए निलंबित कर दिया? उसके प्रयोग करने से उसे रोक दिया। वो 6 माह का उसका निलंबन किया गया है, 6 माह के लिए। अब महत्वपूर्ण यहाँ ये है कि जो भी खिलाड़ी है, जो भी ओलंपिक एशियाड में खिलाड़ी लोग जाते हैं, तो उनका जो डोपिंग टेस्ट है इस प्रयोगशाला में किया जाता था। अब ये जो वाडा का आरोप है कि भारतीय जो डोपिंग प्रयोगशाला है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खड़ा नहीं उतरता है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खड़ा नहीं उतरता है। तो इसलिए जो वाडा ने ये डोपिंग का जो मामला है, जो जितने खिलाड़ियों का जो परीक्षण होता है
ब्लड सैंपल्स का या उनके यूरिन के सैंपल्स का। अब उसको कहाँ भेजता है, तो वो भेजता है दोहा में। दोहा यानी जो कतर की राजधानी है, वहाँ वाडा की एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला है, वहाँ इसकी जांच पड़ताल होती है। भारत में नहीं होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर भारत की जो प्रयोगशाला है वो उस पर खड़ी नहीं उतरती है। ठीक है, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक भी है, उसमें भारतीय खिलाड़ियों के लिए डोपिंग टेस्ट अब दोहा में ही होगा, क्योंकि अगर ये अपने मानक पर खड़ा नहीं उतरता है तो इसकी निलंबन और बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि ये निलंबन पिछले अगस्त महीने से चल रही है, यानी लगभग एक साल के बाद 6 महीने और बढ़ गए, 1.5 साल से ये भारत की राष्ट्रीय डोपिंग प्रशिक्षण प्रयोगशाला पर निलंबित किया गया है। उनको कोई भी टेस्ट करने से अधिकार से वंचित रखा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि अगला सवाल है, महत्वपूर्ण है, कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा 23 जुलाई। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी प्राप्त कर ले हम लोग। तो 23 जुलाई 1927 को ही देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था। इसी कारण प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में 23 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसको डेट के लिए याद रखिएगा। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल एक और आ रहा है। अब हाल ही में राज्य पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने वाला पहला राज्य कौन बना। यानी कि अब एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन निर्धारित कर दिया गया है। जो पंचायतों में जो उम्मीदवार खड़ा होंगे चुनाव लड़ने के लिए, उनके लिए एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था, हरियाणा ने पहले इसे लागू किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया था और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पुनः इसे लागू किया गया है हरियाणा में। तो इसका आंसर क्या होगा, हरियाणा बी। अब देखिए महत्वपूर्ण क्या है, हरियाणा में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो हरियाणा ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और ये जो पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का पहल हरियाणा सरकार ने किया है। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का पहल हरियाणा सरकार ने किया है। अब ये 50% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा हरियाणा में भी। इससे पहले जो पंचायतों में 50% आरक्षण देने का जो प्रस्ताव सबसे पहले बिहार राज्य ने 2005 में, बिहार ने 2005 में ही महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया था 2005 में ही। और उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश ने भी पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। तो हरियाणा ने भी ये महत्वपूर्ण पहल उठाया है और महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया है हरियाणा की सरकार ने पंचायतों के चुनावों में। महत्वपूर्ण पहल है महिला सशक्तिकरण के लिए। अब अगला हम लोग सवाल देखते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में हर घर जल मिशन की आधारशिला रखी। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्वोत्तर के मणिपुर राज्य, आंसर डी होगा, मणिपुर में हर घर जल मिशन की आधारशिला रखी है, जिसके तहत मतलब कि वहाँ की 1700 गाँवों में, लगभग 1700 गाँवों में पीने का जल उपलब्ध कराया जाएगा, पीने का साफ पानी उपलब्ध कराया जाएगा। और ये स्वच्छता अभियान के तहत जो स्वच्छता कार्यक्रम है, साथ ही सभी के लिए स्वच्छ पीने का जल उपलब्ध कराने के लिए जो केंद्र सरकार की योजना है, उसके तहत मणिपुर में ये योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो आज हम लोगों ने देखा कि महत्वपूर्ण घटनाओं को, जो कि आज के 24 जुलाई का जो महत्वपूर्ण घटना है उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया और देखा कि कौन कौन सी घटना महत्वपूर्ण है जो आज घटित हुई है और आज का न्यूज़ है। इसीलिए
इस घटनाओं को जो भी एनालिसिस है इसको मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को उसका कंप्लीट एनालिसिस उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से आप लोगों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो आप लोग करंट अफेयर्स को लेकर के काफ़ी परेशान रहते हैं और इन करंट अफेयर्स को एक बार जो परीक्षा के समय काफ़ी एक इसका बहुत बड़ा एक कलेक्शन हो जाता है तो उस समय उसको याद करने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो प्रतिदिन के इसका अध्ययन करने से ये होगा कि आप लोगों को करंट अफेयर्स पर एक उसका एक महत्वपूर्ण एक रूपरेखा तैयार हो जाएगा और जिससे आप लोगों को करंट अफेयर्स पर एक परीक्षा के समय एक बहुत बड़ा बोझ नहीं रहेगा और इस पर एक आपका पूरी सूचनाओं का एक संग्रह आपके पास उपलब्ध रहेगा एनालिसिस के साथ। तो इसमें आप लोगों को काफ़ी सहायता उपलब्ध होगी और मेरा मानना है कि अगर रोज़ इस पर अध्ययन किया जाए, आधे घंटे 1 घंटे करंट अफेयर्स पर दिया जाए तो निश्चित रूप से आप लोगों की करंट अफेयर्स पर पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाएगी। तो हमने ये सीरीज़ शुरू किया है, ये सीरीज आप लोगों के लिए कितना सहायक है इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कोई भी सुझाव हो तो वो भी आप लोगों को आमंत्रित है। और इसका PDF फाइल आप लोग जो टेलीग्राम लिंक से उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम ये वीडियो समाप्त करते हैं और कल पुनः दैनिक घटना चक्र के वीडियो के साथ मैं उपलब्ध रहूँगा आप लोगों के पास सुबह में। और ये आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है कि आप इस पर अपना राय व्यक्त करें। धन्यवाद।